ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 राजस्थान के खास शो हेलो डॉक्टर में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल की मशहूर हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर निधि जैन साहिबा से, जो हर महीने उदयपुर तशरीफ लाती हैं और उदयपुर के मरीजों को इलाज देने के लिए एक लंबा सफ़र तय करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, सबसे पहले आपका, इतना लंबा सफ़र करके आप उदयपुर पधारते हैं और उदयपुर के मरीजों को इलाज दे रहे हैं। आपके क्षेत्र की बात करें हेमेटोलॉजी की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्या ये हेमेटोलॉजी होती है? देखिए, हेमेटोलॉजी मतलब बहुत जो ये क्वेश्चन है ये आज की डेट में बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये ब्रांच के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सबको न्यूरोलॉजी पता होती है, जिसमें ब्रेन की परेशानियाँ, कार्डियोलॉजी, हार्ट की परेशानियाँ, गैस्ट्रो, पेट की परेशानी, उस तरीके से ही हेमेटोलॉजी मतलब ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए जो स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है वो हेमेटोलॉजिस्ट होते हैं। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स से मेरा मतलब है, इसको एक्चुअली हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ब्लड कैंसर वाला ग्रुप, जिसमें ब्लड कैंसर, तरह तरह के जो ब्लड कैंसर्स होते हैं वो आते हैं, और दूसरा होता है नॉन कैंसरस कंडीशंस। सो ब्लड की नॉन कैंसरस कंडीशन से मेरा मतलब है कि अगर किसी का हीमोग्लोबिन घट जाता है, जिसको अनीमिया कहते हैं, या हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, जिसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, WBC काउंट जो हमारे श्वेत कण होते हैं वो अगर बढ़ जाए या कम हो जाए, प्लेटलेट काउंट, इसके बारे में आजकल बहुत लोगों को जानकारी होती है प्लेटलेट काउंट के बारे में, तो वो अगर कम हो जाए या बढ़ जाए, या फिर कुछ अलग तरीके की जेनेटिक बीमारियां होती है जैसे थैलेसीमिया, जिसमें आनुवांशिक परेशानी होती है और हीमोग्लोबिन ठीक तरीके से नहीं बन पाता, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, इस तरीके के मरीजों का जो ट्रीटमेंट है वो हीमेटोलॉजी या हीमेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं। एक पर्टिकुलर कंडीशन का मैं ज़्यादा मेंशन करना चाहूँगी, जिसको एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, मतलब बोन मैरो फेल हो जाना और हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट तीनों का घट जाना। इसके लिए भी बहुत ही अर्जेंटली हेमेटोलॉजी के डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा ब्लड कैंसर्स भी इलैबोरेट कर सकते हैं यहाँ पे। ब्लड कैंसर, सबको लगता है कि ये एक ही बीमारी है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ब्लड कैंसर एक बीमारी नहीं होती। आज की डेट में हमको 100 से भी अधिक ब्लड कैंसर के टाइप्स के बारे में जानकारी है। तो इस तरीके से जो हेमेटोलॉजी के डॉक्टर या हेमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको मदद करते हैं कि ये सारी बीमारियों को हम जड़ से पकड़ के और फिर इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बोन मैरो के बारे में भी आपने कई बार सुना होगा और चर्चा भी की होगी। आइए जानते हैं एक हेमेटोलॉजिस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट की कब जरूरत पड़ती है और ये क्या, सबसे पहले ये क्या होता है मैम, बोन मैरो क्या होता है, को कब ट्रांसप्लांट करना पड़ता है? ओके, सो शुरुआत हम बोन मैरो क्या होता है उसी से करेंगे, क्योंकि जब तक वो नहीं पता है हमको ट्रांसप्लांट नहीं समझ में आएगा। बोन मैरो मतलब हमारी बॉडी का एक ऐसा अंग होता है जहाँ पे हमारे ब्लड के सारे सेल्स बनते हैं। तो जिस तरीके से आपको अलग अलग दूसरे अंगों के बारे में पता है, उसी तरीके से ये जो अंग है, ये एक तरीके से मैं बोलूँगी बोन मैरो हमारे ब्लड बनाने की फैक्ट्री का काम करता है, और वो मेनली हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती है, हड्डियाँ होती है, उसके बीच का हिस्सा होता है, एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है वहाँ पे, जहाँ पे एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसको स्टेम सेल बोलते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो सेल्स होते हैं और वो ही सेल्स अलग अलग प्रकार के ब्लड सेल्स, RBC, WBC और प्लेटलेट, ये वहाँ पे बनते हैं। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड कैंसर, जिसमें एक्यूट ल्यूकीमिया अगर किसी को हो जाए, जो एक तरीके का बहुत डेंजरस ब्लड कैंसर है, इसमें बोन मैरो में परेशानी होती है, और अगर कीमोथेरेपी से हम इसको पूरी तरह से नहीं ठीक कर पाते हैं, या फिर कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स अगर किसी पेशेंट को अच्छा नहीं मिल रहा होता है, तो फिर उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है ना, वो बाकी के जो सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में अगर आपने सुना है, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, जिसमें एक खराब अंग को दूसरे अंग से रिप्लेस किया जा सकता है, जो एक सर्जिकल प्रोसीजर है।
सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्चुअली देखा जाए तो ये कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, इसमें किसी भी तरीके की सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, केवल मेडिसिन्स और स्पेशल मेडिसिन्स, इम्यूनोथेरेपी, फिर उसके साथ में रेडिएशन थेरेपी, इन सब के उपयोग के साथ और प्लस दूसरे हेल्दी डोनर के स्टेम सेल्स के साथ हम पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या एक्चुअली देखा जाए तो आज की डेट में इसका जो ज़्यादा पर्याप्त वर्ड है, ज़्यादा एप्ट वर्ड है, वो होता है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो पहले इसको ज़्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते थे, आज की डेट में इसको हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं। ज़रूरत होती है ऐसे पेशेंट्स को जिनको ब्लड कैंसर है, जो यूजुअल कीमोथेरेपी को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। फिर मैंने आपको बोन मैरो फेलियर के बारे में बताया, ये प्लास्टिक एनीमिया, उसको पूरी तरह से ठीक करने का ये ट्रीटमेंट होता है। थैलेसीमिया, अगर यंग एज में किसी थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए तो वो भी जड़ से ठीक हो सकता है। इसके अलावा कुछ दूसरे टाइप के ब्लड कैंसर्स जैसे मल्टीपल माइलोमा, रिलैप्स लिम्फोमा, कुछ ऐसी अनुवांशिक बच्चों में पाई जाने वाली इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर या रोग प्रतिकार शक्ति में कमी वाली जो परेशानियां होती है, फॉर एग्जांपल एक बीमारी होती है जिसको सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी बोलते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। बात राजस्थान की करें तो जो आपने अभी एक बीमारी की बात करी सिकल सेल की, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है, तो सिकल सेल में हेमेटोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है और किस तरह से उन्हें और क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल सही बोला आपने कि सिकल सेल अनीमिया वो भी ये बेल्ट में भी काफ़ी पाया जाता है। सिकल सेल अनीमिया में पेशेंट्स को बहुत सारी अलग अलग तरीके की परेशानियां होती हैं। सारे सिकल सेल के पेशेंट एक तरीके से नहीं बिहेव करते हैं। सो बेसिकली उनके लिए उनको एक हेमेटोलॉजिस्ट बेसिकली अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है कि वो कैसे बच सके उस क्राइसिस के एपिसोड से। कुछ दवाइयाँ होती है जो उनको समय समय पर लेनी चाहिए, कुछ दवाइयाँ रेगुलरली लेनी चाहिए। कुछ सिकल सेल के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट से वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। सभी को नहीं पड़ती, लेकिन हाँ कुछ पेशेंट्स को, सिकल सेल के पेशेंट्स को भी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। एक थोड़ा सा चलते जानना चाहते हैं कि हेमेटोलॉजिस्ट के पास किस तरह के पेशेंट्स को जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर ये जज नहीं कर पाता है डॉक्टर्स के पास लोग कि अपनी दवा के लिए, इलाज के लिए चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें ये समझ में आ जाए कि मेरी बीमारी का इलाज एक हेमेटोलॉजिस्ट के पास ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है, तो वो कैसे जज करें कि मुझे आपके पास पहुंचना चाहिए? ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लोगों को जनरल चीज़ें पता होती है लेकिन ब्लड रिलेटेड परेशानियां पता नहीं होती। लेकिन हाँ आजकल थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है, लोग अपने ब्लड के रिपोर्ट्स का भी फ्रीक्वेंटली कराने लगे हैं। तो अगर आपने ब्लड के रिपोर्ट्स करवाए हैं जिसमें पता चलता है कि हीमोग्लोबिन, WBC या प्लेटलेट, इनमें कोई परेशानी है तो डेफिनेटली हीमेटोलॉजी के डॉक्टर को मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका ब्लड कैंसर संबंधित कुछ लक्षण होते हैं, ब्लड कैंसर के लक्षण ना ऐसे बड़े स्पेसिफिक नहीं होते, ये दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं, तो जज करना डिफिकल्ट है केवल कुछ सिम्टम्स के बेसिस पे कि कैंसर है या नहीं। लेकिन अगर पेशेंट को अनयूजुअल थकान लग रही है या फिर बार बार इन्फेक्शंस लगते रहते हैं जो यूजुअल मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे हैं, शरीर में गांठें उत्पन्न हुई है जैसे कि नेक में, बगल में, जांघों में, लिम्फ नोड्स हम कहते हैं, ग्रंथियां बढ़ गई है, वो पेन नहीं देती लेकिन फिर भी बढ़ती है, तो काफ़ी बार लोग उसको इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं कि दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है तो नहीं दिखाएं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हेमेटोलॉजी के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर हड्डियों में अनयूजुअल दुखाव है जो बाकी और किसी चीज़ से एक्सप्लेन नहीं होता है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप अपने लोकल फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं और उनको भी अगर ऐसा कुछ डाउट लगता है कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है तो उसके बाद हेमेटोलॉजी के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा जिनको ऑलरेडी पता है कि रिपोर्ट्स में ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है या किसी डॉक्टर ने उनको बोन मैरो फेलियर या थैलेसीमिया या कुछ किसी ब्लड रिलेटेड कंडीशन के लिए ट्रांसप्लांट का सजेशन दिया है तो भी हेमेटोलॉजी के डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह और उनसे इलाज जरूर करवाना चाहिए। टेस्ट की अगर बात करें, बस चलते हुए आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि एक डॉक्टर्स जो है CBC टेस्ट काफ़ी लिखते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये कितना फ़ायदेमंद होता है और अगर वो लिखा है तो आम आदमी जो जनरल अगर उसको पढ़े अपने टेस्ट के बारे में तो कैसे उसे जज हो कि मेरी CBC जो है वो गड़बड़ है और मुझे एक हेमेटोलॉजिस्ट के पास एक बार इसको जांच के लिए ले जाना चाहिए? करेक्ट।
जो मैं आपको अभी बता रही थी कि लोग आजकल रूटीन टेस्ट करने लगे हैं, कोई परेशानी होती है तो फिजिशियन भी सीबीसी लगते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लड टेस्ट है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये छोटे से ब्लड टेस्ट और इनएक्सपेंसिव ब्लड टेस्ट से मिलता है, जिसमें मेनली आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा बताई जाती है। अपने को पता है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो 12 के ऊपर एटलीस्ट मेंटेन होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका हीमोग्लोबिन 7, 8, 6 भी चल रहा होता है, उनको बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। उनको लगता है कि हाँ, ये थकान जो है वो यूजुअल है, काम की वजह से है, लेकिन वो बहुत ही लो फील करती है। तो सीबीसी करने पे पता चलता है कि हाँ, हीमोग्लोबिन कम है। उसके लिए दिखाया जाए, आई मीन उसमें उनको समझ में आना चाहिए कि उनको हेमेटोलॉजी के डॉक्टर के पास जाना है। तो सीबीसी की रिपोर्ट में जो 3 मुख्य चीज़ें देखी जाती है वो है हीमोग्लोबिन, हमारे डब्ल्यूबीसी काउंट और हमारा प्लेटलेट काउंट। तो ये तीनों में अगर दिक्कत है तो उनको सलाह डॉक्टर की ज़रूर लेनी चाहिए। एक और चीज़, आपने टेस्टिंग के बारे में जिक्र किया तो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को ना बायोप्सी करने से, सपोज़ उनको कोई परेशानी है, उनको कोई दिक्कत है, ब्लड में थोड़ी ख़राब बीमारी का डाउट है, सीबीसी में डाउट है, तो डॉक्टर उनको कई बार बोन मैरो टेस्ट करने के लिए सजेस्ट करते हैं। ये रूटीन जो फिजिशियंस या जनरल प्रैक्टिशनर्स नहीं बताते, लेकिन अगर वो स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो उनको ये टेस्ट करने की सलाह दी जाती है। तो मुझे सिर्फ यही बोलना है कि अगर आपको बोन मैरो का टेस्ट करने की सलाह दी है, आपको कोई परेशानी है उसकी वजह से, तो उससे डरिए मत। बहुत सारे पेशेंट्स उससे बहुत घबराते हैं, उनको लगता है बायोप्सी करने से और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, या कभी हम गांठें होती है और उसकी बायोप्सी करने के लिए सजेस्ट करते हैं, क्योंकि जब तक बायोप्सी नहीं करेंगे हमको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली बीमारी क्या है। तो बायोप्सीज या फिर ये टेस्टिंग से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको परेशानी है और कुछ एबनॉर्मलिटी आपको रूटीन टेस्ट और एग्जामिनेशन में पता चलती है, तो बायोप्सी डॉक्टर की सलाह पे करनी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि जो टेस्ट अगर आपको लिखे जा रहे हैं तो वो आपकी बेहतर स्वास्थ्य के लिए हैं। ऐसा कई बार अनुमान लगाया जाता है कि डॉक्टर अपनी जो है वो एरिया को बढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती टेस्ट लिख रहे हैं, लेकिन टेस्ट आपकी जो बीमारी है उसकी जड़ पता करने के लिए होते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का टेस्ट लिखा गया है तो बेझिझक उसे कराएं ताकि आपकी बीमारी का सही इलाज हो सके। चलते चलते थोड़ा सा बताइए, खान पीन में किस तरह का ध्यान रखें ताकि इस तरह की बीमारियों में अगर कुछ लोग जूझ रहे हैं तो वो स्वस्थ रह सकें। क्या चीज़ें खानी चाहिए ऐसे लोग? जिनको ऑलरेडी परेशानी है, जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी को ब्लड कैंसर है और उनकी थेरेपी भी चल रही है, या फिर ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है। ब्लड कैंसर अगर ऑलरेडी है और ट्रीटमेंट चल रहा है तो जनरली हम पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं कि उनको बहुत ही सफाई से हाइजीनिकली बनाया हुआ, घर का बनाया हुआ खाना ही खाना चाहिए। ऐसे कोई बहुत फैंसी डाइट की उसमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, बहुत ही जैसे हम घर पे पौष्टिक आहार जो बनाते हैं, जिसमें हमारा प्रोटीन इंटेक और कैलोरी इंटेक, कार्बोहाइड्रेट इंटेक की जितनी जितनी मात्रा में रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए। मेन चीज़ ये होती है कि बाहर की चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में डाइट आपको ऐसी मेंटेन करनी चाहिए ताकि इम्यून सिस्टम उससे मजबूत रहे, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। फल और सब्जियां भी उसमें जितनी रिक्वायर्ड है, जो आप डेली बेसिस पे आप खाते हैं, उस तरीके से आपको लेना चाहिए। और उसके अलावा ऐसा कोई अलग खान पान नहीं है। जैसे काफ़ी लोगों को हमको हमारे मतलब क्वेश्चंस करते हैं कि प्लेटलेट बढ़ाने के लिए क्या हम बकरी का दूध पी सकते हैं, क्या हम कीवी ले सकते हैं, उससे प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएंगे क्या, पपीते के पत्ते ले सकते हैं क्या। तो ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये सारी चीज़ों से प्लेटलेट काउंट बढ़ते हैं। प्लेटलेट काउंट तभी बढ़ेंगे जब आप वो किस वजह से कम है, जब तक उस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक प्लेटलेट काउंट पे असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन डेली डाइट में जैसे आपने कीवी एक खा ली, पपीता खा लिया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ओवर द बोर्ड जाकर के अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो वो सही नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने तो कई सारी जानकारियाँ आपने देखी जो रक्त संबंधित बीमारियाँ होती हैं, ब्लड कैंसर तक की जो बीमारियाँ हैं उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, और अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी है तो कैसे आप अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ रख सकते हैं और इनसे बचा रख सकते हैं, ये बचाव इनका कर सकते हैं। इन तमाम जानकारियों को देने के लिए मैडम डॉक्टर निधि जैन साहिबा से हम बातचीत कर रहे थे, जो जायडस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देती हैं और हर शनिवार यानी महीने के
तीसरे या चौथे शनिवार को उदयपुर तशरीफ़ लाती हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो जो उनकी व्यवस्थाएं देखते हैं उदयपुर में अनिल क्लिनिक में राजकुमार जी से आप मिल सकते हैं। उनके नंबर हम अपने स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखने के लिए कोशिश कीजिए कि आप में खुद कम से कम इतनी अवेयरनेस हो कि अपनी बीमारी का शुरुआती लक्षण पता कर सकें, और अगर आपको लगता है कि ये बीमारी गंभीर हो सकती है तो उसका इलाज तुरंत शुरू करें ताकि आप स्वस्थ रह सकें। दीजिए इजाज़त पूरी टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91 आवाज हम सबकी।